बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नस्ला टावर का मसला कैसे हल होगा, ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है। अदालत में जाकर जिस भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन ने बात करने की कोशिश की, अदालत ने डपट कर उन्हें कहा कि यहाँ पर सियासी तकरीरों की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना ही इस मामले पर सियासत की जानी चाहिए। सिंध इस्लामाबाद में जो टावर्स हैं उसको रेगुलराइज़ करने के मामले पे ताने देता हुआ भी नज़र आता है। इस्लामाबाद में और मेयार है कानून का, कराची के लिए और मेयार है। और फिर पंजाब में जिस तरीके से एक कमेटी बनी है जो गैर कानूनी इमारतों पे और जो सरकारी ज़मीनें गैर कानूनी कब्ज़े में हैं उस पे काम कर रही है। सिंध में ये तजवीज़ भी सामने कि ऐसी कमेटी बन जानी चाहिए। ये तो एक मामला है जो असल मामलात इस मुल्क में जिस तरीके से चल रहे हैं, सारे के सारे झगड़े, चाहे वो गवर्नेंस से हों, चाहे वो इदारों के एक दूसरे की डोमेन में इंक्रोच करने के हों, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, वो सब के सब झगड़े बिल आखिर लैंड करते हैं अदलिया के पास। और हम अब देख रहे हैं कि एक बार फिर फवाद चौधरी साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा से कहा जी कि आपको इन ऑडियोज़ पे इतना यकीन है कि ये ऑडियोज़ बिल्कुल ठीक हैं, जो सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब ने जो ख़बर ब्रेक की थी, तो आप अदालत के पास चली जाइए और वहाँ से जाके रिलीफ़ ले लीजिए। और फिर मरीम साहिबा की अपनी भी एक ऑडियो सामने आई और आज़ादी सहाफ़त की बात कुछ अरसा पहले वो कर रही थी। इस सारे मखमसे में आम आदमी इंतज़ार कर रहा है कि कब ये सारे सियासी झगड़े सेटल होंगे, कब उसको रिलीफ़ मिलेगा, कब मुल्क में महंगाई कम होगी और कब इस मुल्क में जो तबका पिस रहा है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। हुकूमत के पास फ़िलहाल अच्छी खबर कोई नहीं है। जब वज़ीर ख़जाना खुद आके कह दें कि अभी कुछ अर्सा और महंगाई होगी, तो फिर उसके बाद उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है, उम्मीद दम तोड़ जाती है। तो ये वो सारे हालात हैं जी जो आपके सामने आज रखेंगे। बहुत ही एमिनेंट पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे। एक टर्म कॉइन हुई थी जुडिशल एक्टिविज़म की इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, वो जुडिशल एक्टिविज़म कहीं ना कहीं सर उठाता हुआ हमें बार बार दिखाई देता है। लेकिन जब आपका पूरा सिस्टम काम ना कर रहा हो, जो उसका काम है, जब वो काम नहीं हो रहा होगा, तो फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, किसी भी बात के ऊपर स्टे का मामला है, तो हर चीज़ चली जाएगी अदालत के पास। और फिर जो साकिब निसार साहब के ऊपर रिमार्क्स देने पे एक दरख्वास्त थी, कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया कि तौहीन अदालत नहीं होती। साबिक चीफ जस्टिस से काम शहरी हैं कुछ, उसका भी हम आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, साबिक डिप्टी नैब प्रोसिक्यूटर जनरल भी हैं। जी बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने मैं ज्वाइन किया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग बिलखुसूस उसमें एक नीश है इनकी, इनका काम बहुत है। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। और मुज़म्मिल सरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राजा साहब, सबसे पहले अगर नस्ला टावर के फ़ैसले के बाद अब बार बार अपील की जा रही है, आज हमने देखा कि जो कराची चैम्बर है उसके सदर ने भी, वहाँ की तंजीमों ने भी, बिल्डर्स ने भी और तमाम सियासी जमातों ने, जिसकी भी हुकूमत में ये गलत काम हुआ था, जिसने भी गलत NOC दिया था, जिसने भी ये बिल्डिंग बनने दी, उससे कतई नज़र अब इस वक्त सारे के सारे वहाँ पे एहतजाज करते हुए नज़र आते। तो एक फ़ैसला अब अदालत ने सुना दिया। आपको लगता है कि किसी तरह से इंसानी बुनियादों पे कोई ऐसे फ़ैसले रिव्यू किए जा सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसका एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसे केसेस हैं जहां पे फ्रॉड हुआ है। उनके बड़े सीनियर ऑफिसर्स जो मतलूब है, जो कि इस मुल्क से बासानी लूट मार करके अरबों रुपए बना के बैरून मुल्क चले गए, उन्हें पहले हुकूमत जाने देती है, एजेंसियां जाने देती हैं, वक्त पे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता एंड अल्टीमेटली इन्होंने NOC दे दिया। अब देखिए, इसमें तमाम एंगल से देखना होगा कि जब NOC लेते हुए आप करोड़ों रुपए की रिश्वत देते हैं, तो वो रिश्वत आप काहे की देते हैं? वो रिश्वत गालिबन एक तो उसको स्पीड करने के लिए होते हैं, जैसे कि वो मलिक रियाज साहब कहते हैं कि फाइल को पहिए लगाए जाते हैं। नंबर 2 ये होता है कि अगर आपको पता है कि इसमें कोई गैर कानूनी आप अमल कर रहे हैं, कोई इंक्रोचमेंट है, कहीं ओवरलैप कर रहे हैं, कहीं आपने अपना डिजाइन का जो नक्शा है उससे जो मुजवजा उसके रूल्स हैं उससे हटके बनाया है, तो फिर वो बनवा तो दिया जाता है। फिर वन फाइन मॉर्निंग आफ्टर 10-15 इयर्स खामोशी रहती है, फिर सुप्रीम कोर्ट को ख्याल आ जाता है
कि जनाब यहाँ पे लोगों ने अपनी जिंदगी की जो जमा पूंजी है, जिसको वो जोड़ जोड़ के, उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों के लिए एक शेल्टर बना दूं, एक घर ले लूं, एक फ्लैट ले लूं, वो बना लेते हैं। तो उनको कह दिया जाता है कि आप फौरन से पेशतर इनको वकेट करें। कभी बिजली बंद की जाती है, ये तो हमें वो करबला का नजर आ रहा है कि पानी बंद किया जाता है और उसके बाद उनको वहां से भगा दिया जाता है। अब ऐसी सूरत हाल में इसका कोई सोल्यूशन जरूर हो कि इट शुड बी मेड, कि अगर वो नहीं देते तो फिर हुकूमत पैसे दे, एक स्टाम्प मैं वापस आती हूँ कि हो। इसमें कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये अधूरा फैसला जो जिम्मेदारान है सिद्दीकी साहब, उनके बारे में मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने कोई बात नहीं की है। हालांकि ये बहुत सारे लोग जो इस सारे केस को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बड़ा आसान था, हुकूमत के पास कागज़ हैं, एनओसी कब किसने कैसे दिया, किसने दिया। तो आपके ख्याल में ये जो इस तरह के फ़ैसले हैं, वो हम इस्लामाबाद में क्योंकि रहते हैं, आपको पता भी है ये टावर्स का मामला बहुत अरसा ये बनते रहे, फिर अचानक यहाँ किसी को ख्याल आया कि ये तो इनकी लोकेशन, इनकी जो ज़मीन है इसमें काफ़ी सारी बेज़ाब्तगियाँ हैं, फिर रोका गया काम और फिर जैसे तैसे करके बहरहाल वो अब उनको रेगुलराइज कर दिया, आपने उनकी कानूनी हैसियत मान ली। तो कराची में ये क्यों नहीं हो सकता था? जी, जब ये नस्ला टावर की हियरिंग हो रही थी तो वो उस वक्त जो है वो मैं भी वहाँ पे था और वहाँ मुनीर मलिक साहब जो हैं उन्होंने यही प्ली ली थी कि जनाब जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है शराय दस्तूर के ऊपर, उसको तो आप उसको भी रेगुलराइज कर देते हैं और बनी गाला की भी रेगुलराइजेशन है। तो वो कहा गया कि जी आप कराची के अंदर दिखाएं कहाँ पे हुआ कोई ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जी कराची के अंदर बैरिया टाउन है, 460 अरब रुपए के आपने उसके ऊपर जुर्माना करके उसको रेगुलराइज किया। वो 12,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। अब ये नसला टावर जहां पे बना हुआ, ये मैं खुद पर्सनली मैं वहां गया भी, अगर देखा जाए उसमें कोई रुकावट, ना तो वो ट्रैफिक के अंदर रुकावट डाल रहा है, ना वो जो है किसी नाले के ऊपर बना हुआ था, और ना ही जो है वो कोई जिसको कहते हैं ना कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो किसी हवाले से। अब जो इसका केस है जो वो कहते हैं वो ये है कि जनाब 780 तो आपकी ठीक है जमीन, लेकिन कुछ 320 या 50 के करीब गज के करीब जो जमीन है वो इनक्रोच किया है आपने। और वो एक महज एक कमिश्नर की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जो है वो ये ऑर्डर किया, और दूसरी तरफ वो ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखा होगा तभी ऑर्डर दिया है। लेकिन ये भी हो सकता था कि ये रेगुलराइज की जा सकती है। सवाल ये भी उठता है कि 780 अगर गज की जमीन जो है वो रेगुलराइज है तो उसके ऊपर खड़ी हुई बिल्डिंग जो है उसको आप कैसे गिरा सकते हैं? लेकिन सिद्दीकी साहब, जैसे अभी राजा साहब कह रहे थे कि रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जितना असर्ट करे या कोर्ट के आप गिराएं, अमल दरामद को यकीनी बनाएं, तो फिर तो जाहिर है वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिव्यू का राइट है वो तो चला जाएगा, वो तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। नहीं, वो रिव्यू भी खारिज हो चुका है, उसके अंदर रिव्यू खारिज हो चुका है। ये रिव्यू की ही मैं आपको हियरिंग की बात जो है ना वो बता रहा हूँ। हाँ, उसके अंदर उनके जो मुतासरीन के वकील हैं उनका भी एक मौकफ था कि जनाब कोई एक लीज डॉक्यूमेंट है लीज एग्रीमेंट का, वो हम आपको पेश करेंगे, लेकिन वो पेश नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उसकी इंतजार भी किया था। एनीवेज, मसला जो है ना इसमें ये है कि ये हमारे जो इन सारी इरेगुलरिटीज को चेक करने वाले इदारे हैं वो कहाँ हैं, जिसको एग्जेक्टिव कहते हैं। आज एग्जेक्टिव सिंध हुकूमत जो है वो बिल्कुल रो रही है कि भाई जनाब गुजर नाला के मुतासरीन हम कहाँ लेके जाएं, जनाब ये नस्ला टावर के मुतासरीन ने इनको कहाँ लेके जाएं, और इसी तरह से जहां से भी जो भी डिस्प्लेस होगा इन सारी सूरत हाल के ऊपर। तो होना तो ये चाहिए था कि जनाब जिन लोगों ने गुजर नाला के मुतासरीन को वहां पे बिठाया है वो कौन लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल गुजर नाला के मुतासरीन को आबादकारी होनी चाहिए, उनको एक मुख्तलिफ जगह पे जो है वो जगह मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी बड़ी मजे की बात है जब कोर्ट ने कहा कि जी आप गुजर नाला मुतासरीन को जो है वो आप आबादकारी उनकी बहाली करें, तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब हमें इसके लिए 10 अरब रुपए की जरूरत है, और वो जो लीड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन जो कि बैरिया टाउन के पास है, बैरिया टाउन ने को 50, 55 या 70 अरब रुपए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करवा रखे हैं, उसमें से 10 अरब रुपए हमें दे दें, हमने इनकी बहाली करनी है। उस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट फिर नाराज हो जाती है, और वो आपने देखा कि तालिबुद्दीन साहब के ऊपर खासी उन्होंने बरहमी का इजहार किया, और फिर चीफ जस्टिस का शेम ऑन सिंध हुकूमत। सरवर्दी साहब, पहले ये जो पूरा सिनेरियो बना उस पे आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है?
देखें, राजा साहब ने और क़य्यूम सिद्दीकी दोनों चूंकि कोर्ट के मामलात बहुत समझते हैं और उन्हें कोर्ट के मामलात पर कमेंट करने का एक बहुत ही फन और महारत दोनों को हासिल है, जो मुझे नहीं हासिल है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो टारगेटेड इंसाफ है वो भी इंतकाम है, ठीक है ना? टारगेटेड एहतसाब हो, टारगेटेड इंसाफ हो, वो इंसाफ और एहतसाब जब तक यकसा नहीं होंगे वो इंसाफ और एहतसाब नहीं होंगे। जब आप टारगेट करके इंसाफ करेंगे, एहतसाब करेंगे, वो इंतकाम की ही एक शक्ल समझे जाती हैं। सादा जुबान में मैं नहीं समझता जब तक चीजें यकसा हों तब ही वो इंसाफ काबिल कबूल होगा। और सबके लिए अरबी को अजमी पर और काले को गोरे पर किसी को किसी पर फौकियत नहीं होनी चाहिए। बराबरी तो ये दूसरी बात बराबरी तो ये है। लिहाजा जो हमारी अदलिया अगर पिक एंड चूज करेगी, जैसे कि पनामा में उसने किया, जैसे कि और मामलात में उसने किया, जैसे कि अबैटमेंट के लॉ पे उसने पिक एंड चूज करके एक को फांसी दी, दोबारा नहीं दी, जैसे कि पनामा में एक को किया 423 में से बाकियों को नहीं किया। इसी तरह अगर सिर्फ एक नस्ला टावर को करेंगे तो वो भी कोई इंसाफ नहीं समझा जाएगा, इंतकाम ही समझा जाएगा और उसको भी कोई गुड जजमेंट के तौर पे नहीं लिया जा सकता। ब्रेक ले लें। सारी की सारी जिम्मेदारी अगर आप अदालतों पे डाल देंगे, माजी में हमने देखा था सियासी झगड़े भी अदालतों में चले गए, इस दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो झगड़े हैं, इलेक्शन कमीशन की डस्का की रिपोर्ट हो, इधर उधर के मामलात हों, सब झगड़ों का रुख अदालत की तरफ ही है। तो अदालत पे इतना ज़्यादा बोझ डालना या सारे के सारे फैसले वहाँ से करवाना, वो ईवीएम का मामला भी वहीं पे जा रहा है, जो कानून साजी वो मामला भी वहीं जा रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे सिस्टम पे, कुछ उस पर भी बात करेंगे। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे उनकी क्या राय है ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, हमने कुछ जो नस्ला टावर के सारे सिनेरियो उसके ऊपर हमने बात की है। सिद्दीकी साहब, आप कह रहे थे कि ये जो अब मामला है, आम आदमी ये देखता है कि जो सियासी मुकदमात हैं उन पे ज़्यादा पेशियाँ होती हैं, रोज़ ख़बरें चलती हैं, लेकिन पेंडेंसी केसेस की बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सारा अब इस वक्त आपको नज़र आ रहा है मामला, चाहे वो ऑडियो वीडियो केसेस हों, तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हों, फ़ौरन बुला लिया जाता है सबको, आप भी हाज़िर हो जाएं, आप भी हाज़िर हो जाएं, फ़ौरन अदालत लग जाती है, लेकिन आम आदमी तो पूरी ज़िंदगी रुलता रहता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। क्या करना चाहिए जुडिशरी को? आप बहुत क्लोजली क्योंकि सारे निज़ाम को देखते हैं, समझते हैं, आप बताइए मामला है क्या, क्यों ये चूज़ एंड पिक है जो मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं? पिक एंड चूज की मैं तो नहीं समझूंगा कि कोई पिक एंड चूज है इसके अंदर। मेरा ख्याल है कि क्योंकि जो पॉलिटिकली मुकदमात होते हैं, पॉलिटिकल मुकदमात होते हैं, उनकी क्योंकि ऑडियंस बहुत बड़ी होती है तो हमारी तवज्जो भी ज्यादातर उधर ही जाती है। अब डिवोर्स के या विरासत के या दूसरे तीसरे जो मुकदमात हैं, नान निफ्का के, ये भी हम उस वक्त कवर करेंगे जब कोई बड़ा होगा, मसलन मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब जैसा कोई सुपरस्टार होगा और उसका कोई इस तरह का मसला होगा तो हम फिर उसको कवर करते हैं। तो ये नहीं मैं कह रहा कि भी मुकदमा चल रहे होते हैं और वो है सारा कुछ, लेकिन उसमें इल्तवा है, और इल्तवा की वजह राजा साहब भी बैठे हुए हैं, कुछ वकला भी हैं, वकला का इसमें मेरा ख्याल में 50% हिस्सा इन वकला का भी, हजरात का भी है, जो कि मुकदमात को तवालत देते हैं। फिर दूसरी तरफ जो है वो अदालतों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। आज तक किस हुकूमत ने जो है वो देखा हो कि भी हाँ ये अदालती निज़ाम जो है इसको बेहतर करने के वाले से जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है वो किस हद तक उसको अदा किया गया। अब जो है वो ठीक है कि अब मुकदमात के हवाले से अब तो जो नई डिवाइसेस भी आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो गया है कि आप वीडियो लिंक से जो है वो मुकदमात की समाअत भी होना शुरू हुई है। लेकिन अभी भी हम लोअर कोर्ट्स के अंदर जाएं तो बुरा हाल है। आप इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट के अंदर चले जाएं, एफिड कचहरी के अंदर जो है पान की दुकान के अंदर है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि वहां पे जो
प्लाजास जहाँ पे जजों की अदालतें हैं, जुडिशल ऑफिसर्स की, उस प्लाजे का रेंट नहीं दिया जाता और हर मर्तबा वो जज हजरात जो है अपनी इवेक्शन का केस ही खुद भी सुन रहे होते हैं। तो ये हालत है हमारे यहाँ जो लोअर जुडिशरी है, क्योंकि आम आदमी का जो राब्ता है वो सारा इस लोअर जुडिशरी से पड़ता है और लोअर जुडिशरी के ऊपर तवज्जो उस तरह से नहीं है। हालांकि 2009 के अंदर एक जुडिशल पॉलिसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। राजेश साहब, आपको भी लगता है कि जो जुडिशल एक्टिविज्म का एक तासुर पाकिस्तान में नया नहीं था, पहले भी ज़ाहिर है अदालतें बड़े अहम सियासी नौयत के फैसले करती रही हैं जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ही ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन अब आपको क्या सूरत हाल नज़र आती है? सारे झगड़े जैसे मैं कह रही हूँ, सियासतदान भी लड़ते लड़ते अदालत पहुँच जाते हैं, इदारे नैब की अदालतें, मतलब हर चीज़ जो है वो लगता है ऐसे कि सब जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं। देखिए, इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो अदारे हैं मुख्तलिफ, वो अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके, वो मजबूत नहीं हो सके, वो डेवलप नहीं हो सके और उसकी वजह बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की एक 5 रुकनी जजमेंट आई हुई है कि जनाब जब ये हुक्मरान होते हैं, ये हुकूमतें कर रहे होते हैं, तो ये जो उनके हेड्स लगाए जाते हैं जिसका काम होता है कि उसने स्टेट बैंक को, उसने नैब को, उसने नेशनल बैंक को, FIA को मजबूत करना है, तो वहां पे मेरिट्स पे अपॉइंटमेंट की बजाय ऐसे अपने क्रोनीज को लगा दिया जाता है कि जो कि प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत को सर्व करने के लिए वहां पे बैठता है कि मैं किसी भी अंदाज में इनको फैसिलिटेट करूं, इनकी फाइलें आगे चलाऊं और इनके ऐबों पे, इनकी चोरियों और डकैतियों पे मैं पर्दे डालूं। लेकिन तो राजा जब साहब, ये जो जुडिशल प्रिंसिपल्स है, सॉरी कतई कलामी कर रही हूं, जुडिशल प्रिंसिपल्स में क्या जो मफादे आमा के हवाले से चीज़ें, जैसे अभी आपने देखा होगा ये जो शुगर माफिया की जब बात हो रही थी, बहुत सारे ऐसी शुगर मिले हैं जिन्होंने स्टे लिए हुए हैं, तो हुकूमत कहती है जी कि अदलिया जो है वो उनके स्टे बीच में आ जाते हैं, हम कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते, हम प्राइस के ऊपर भी हम बारगेन जो है वो अदलिया के थ्रू जब होगा, स्टे लेके होगा, तो फिर क्या करेंगे? तो ये कुछ जुडिशल प्रिंसिपल्स में कोई इसको भी कंसिडर किया जाता है या बस हर एक मामले को बस वहीं पे जो उसके जुडिशल मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं उसी के ऊपर डिसाइड करते हो, फौरन किसी को भी स्टे मिल जाता है? बहुत सारे सरकारी इदारे मैं जानती हूँ जिनकी दुकानें लोगों के पास हैं, वो रेंट्स बहुत कम हैं लेकिन अदालतों से स्टे है वो खाली नहीं करवा सकते। बात यह है असल में कि जनाब जो फंडामेंटल राइट्स हैं या पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल की ड्यूटी बनती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो इसमें देखें जब कोई शख्स नॉक करता है या इवन आर्टिकल 184(3) के तहत कोई कंप्लेंट आती है, नहीं आती, ये सब कुछ सुप्रीम का इख्तियार है। लेकिन अब बात यह है कि अगर कोई स्टे लेके बैठा है हुकूमत के खिलाफ, तो फिर वही बात आ रही है कि जो हुकूमत के लॉ ऑफिसर्स होते हैं, जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के ऑफिसर्स होते हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो क्यों नहीं दरखास्त देते कि जनाब ये स्टे वकेट करें, इससे हमारी हुकूमत को, अवाम को इतना नुकसान हो रहा है। वजह ये होती है कि वो उनको कैपेसिटी नहीं होती, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो स्टेट के लिए नहीं चंद अफराद के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो बात वही है, चाहे वो आपका अदारा प्रोसिक्यूशन का हो, चाहे वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो, एडवोकेट जनरल ऑफिस हो, इनको भी मजबूत करना है। और फिर जो हमारे इवन जुडिशरी में हम देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स का तरीका है उसमें भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है और उसमें अगर किसी मखसूस चैम्बर को रिलीफ दे के वो फाइल 1 साल के लिए रख दी जाती है और फिर किसी और दिन उसको जब केस लगता है तो बेंच ही खत्म होता है। बहुत से इश्यूज हैं which needs to be taken care of। और अच्छा, मैंने आपसे भी साकिब निसार की मामले पे पूछना, लेकिन मुजम्मिल साहब जल्दी से आपसे भी पूछ लूँ, जुडिशरी के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज बड़े कम हैं, जजेस अभी भी कम हैं, वकील तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन केसेस लटकते रहते हैं लोगों के।
लेकिन दूसरी जानब सियासतदानों की हाजिरियां लगती रहती हैं। एक तरफ केसेस बहुत ज्यादा हैं और दूसरी तरफ हमारे जजेस जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियां भी मनाते हैं, सर्दियों की छुट्टियां भी मनाते हैं। इतनी बच्चों को, स्कूल के बच्चों को छुट्टियां नहीं होती जितने ये जजेस छुट्टियां मनाते हैं। 1 महीने के लिए अदालतें गर्मियों में बंद हो जाती हैं, 1 महीने के लिए अदालतें सर्दियों में बंद हो जाती हैं। दुनिया की कौन सी जुडिशरी है जिसमें गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और सर्दियों की छुट्टियां ना होती हैं? छुट्टियां होती, ना साकिब निसार गिलगित जाते हैं, ना ये मामला होता। अंग्रेज दौर के अंग्रेज जाते थे, उन्होंने गर्मियों में लंदन वापस जाना होता था, वो अदालतों को ताले लगा के लंदन चले जाते थे। ये पाकिस्तानी जज हैं, पाकिस्तानी अदालतें हैं, इन्होंने क्यों छुट्टियां करनी है? पेंडेंसी ज्यादा है तो नई अदालतें बना, शाम की अदालतें शुरू कर लें। इन्हीं रिसोर्सेज में ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली बात है कि आप पहले अपनी छुट्टियां तो खत्म करें। अभी ये दिसंबर में अगर सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी, कयूम सिद्दीकी साहब भी कहेंगे कि आजकल मेरी पीठ में कोई काम नहीं है, मैं भी बाहर वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, गर्मियों में भी वर्ल्ड टूर पे चले जाएंगे। वाहिद दिन की पीठ है जो छुट्टियों पे चली जाती है। और उसके बाद ये भी साल हमारी पीठ, मुजम्मिल साहब ये तासुर आपका गलत है कि हमारी बीट जो है छुट्टियों पे चली जाती है। बीट नहीं छुट्टियों में जाती, छुट्टियां होती हैं। होता ये अनाउंस जरूर होता है, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वर्किंग होती है, जजेस। मैं बताता हूँ उस वर्किंग को, ये ऐसे ही है जैसे आप मैं उस वर्किंग को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ऐसे है जैसे किसी हॉस्पिटल में सिर्फ ट्रॉमा सेंटर खुला रहे, इमरजेंसी के आप आएंगे तो आपको मरने नहीं दिया जाएगा, रेगुलर ऑपरेशन और इलाज और आउटडोर सारा बंद कर दिया जाएगा। मैं जरा ब्रेक ले लूँ, मैंने इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी जी कि अदालत अगर चाहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नून लीग की जो लीडरशिप है वो बार बार ये कह रही है आप बिल्डिंग्स के ऊपर ले सकते हैं, तजावज़ात के ऊपर ले सकते हैं सो मोटो, आप बाकी पता नहीं किस किस चीज़ पे सो मोटो लेते हैं। इस इतने अहम मामले पे जिस पे जुडिशल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लग रहा है, उस पर क्यों नहीं लेते जी? ब्रेक के बाद इस पे आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कयूम सिद्दीकी साहब, किधर जाएगा ये मामला जो साकिब निसार साहब की ऑडियो है और फिर मरियम बीबी की ऑडियो? आपको लगता है कि ये अदालती कार्रवाई की तरफ रुजू करेगी नून लीग या अदालत सो मोटो लेगी? देखें, दो चीजें हैं। मरियम नवाज की ऑडियो टेप है और उसके ऊपर तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम तहकीकात कर रहे हैं, तो उसके लगे हाथ जो है हुकूमत ये भी इनिशिएटिव ले ले जो साकिब निसार साहब की है। अब दूसरी तरफ जो है तंजीला, आप ये देखिए कि ये जो कह रहे हैं ना कि आप अदालत चले जाए, अदालत चले जाए, मरियम नवाज तो ऑलरेडी अदालत के अंदर है और अदालत में उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बयान की बुनियाद के ऊपर वो दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट के अंदर रखी हुई है। और फिर दूसरी बात ये है कि जज अरशद मलिक के हवाले से, इस कंडक्ट के हवाले से, जस्टिस आमिर फारूक उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लिया था। और आमिर जो अरशद मलिक है उसका, चलें वीडियो को तो आप छोड़ दें, उसका एक एफिडेविट है, एफिडेविट ऑफ फैक्ट्स है, वो भी बुनियाद है पड़ी है, लेकिन वो आपके हाई कोर्ट्स के अंदर पड़ी नहीं है। आप ठीक है, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ताना मार सकते हैं कि आप जाएं जी इस मामले को लेकर अदालत के अंदर, ओनरशिप लें आप किसी भी चीज को वो करने के लिए। अब वो क्यों कर रहे हैं? जाहिर है कि वो तनकीद करते हैं कि जनाब इस सारी जो कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ हुई है उसके बेनिफिशियरी तो इमरान खान साहब है। अब ना हुकूमत कुछ कर रही है, ना जो है वो अदालतों के अपने अंदर से कुछ आ रहा है, तो जो शुबहात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस हवाले से कर लें अपना, इसी हाई कोर्ट के अंदर पड़ी हुई है, दरखास्त भी पड़ी हुई है और वो सारे मामला हैं, तो हाई कोर्ट इस मामले को देख लेना बजाय इसके कि वो 1-1.5 महीने की डेट दे देती है। राजा साहब, सहाफ़ियों को बुला लिया जाता है, जो खबर देता है उसको बुला लिया जाता है, एक रैंडम कोई वकील उठ के तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त वो दे देती है, अदालत उसको भी सुन लेती है, तो अदलिया, आला अदलिया इस सारे मामले को क्यों नहीं टेकअप कर सकती? क्योंकि ये तो क्रेडिबिलिटी जुडिशल पूरे सिस्टम की है, ये किसी शख्सियत की क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं है, पूरे इदारे की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। बिल्कुल, ये तो अदारे की क्रेडिबिलिटी का यकीनन सवाल है। और जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा कि एक दरखास्त मरियम बीबी ने दी है जिसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी का, और साथ ही उन्होंने एक और जिक्र किया है
कि वो जो मलिक कयूम की ऑडियो टेप आई थी, उसमें जिस तरीके से केस को रिमांड किया गया तो उसको कंसिडर किया जाए, और उसमें गालिबन उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई कि वो मलिक कयूम की जो ऑडियो आई थी, मेरे चचा उसमें बात कर रहे थे, फिर मेरे वो दूसरे जो रिश्तेदार हैं, हालिया रिश्तेदारी हुई सैफुर रहमान, वो बात कर रहे थे, और फिर पीपल्स पार्टी की वो केसेस थे आसिफ जरदारी और बीबी के, और वो ऑडियो टेप को इन क्रिमिनल केस एज ए सबूत खुद अदालत में उन्होंने जमा कराया था। और जब राजेश साहब ने सॉरी राजेश साहब, आपने थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल टच दिया है, लेकिन मैं वहां पे अगर आप देखें, आप कानून की बात करेंगे ना, तो अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि ये एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है, आसिफ जरदारी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का केस है, जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन थी, वो तो उसका फायदा उठा रही हैं। काफी डिटेल में रोज आपसे सुप्रीम कोर्ट में को कानून सीखता हूँ, इसीलिए बिल्कुल कानून के दायरे में रह रहा हूँ। नंबर 2 बात यह है कि जब वो अदालत में गई तो मलिक कयूम ने डिनाई नहीं किया, और फिर उसकी बेसिस पे वो जो आसिफ जरदारी और बीबी को सजा हुई थी वो खत्म कर दी गई। जो पहली वीडियो मरियम बीबी ने वहां पे रिलीज की थी, तो उन्होंने कहा कि जी कहाँ है वो वीडियो, उसको लेके आए, वो ओरिजिनल टेप कहाँ है। तो बताया गया नून लीग की तरफ से कि जनाब वो तो कोई वर्कर लाया था और वो लेके कहीं चला गया, एंड दैट इज द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस के वो अदालत में अपने सबूत के तौर पे, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस चल रहा है, दाखिल करें, ये दूसरा भी करें। और जहां तक आपकी बात रही कि अदालतें खुद से क्यों नोटिस नहीं लेती, आपने सहाफी की बात की, तो उन्होंने उस जज को भी, शमीम को भी 5 सफ़ों का शो कॉज नोटिस दे दिया है। उससे पूछा गया है कि तुम केसेस पे असरअंदाज होने की तुमने कोशिश की है, ये गिलगित बल्तिस्तान के जज को, और तुमने कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, आके जवाब दो। तो साकिब निसार साहब क्यों नहीं आके जवाब दें, जिनके हवाले से 5 गवाहियां नून लीग को मिल रही हैं कि वो उन्होंने असरअंदाज हुए लोग उन पर, उन्होंने फैसले किसी दबाव के तहत किए, तो वो भी तो क्लैरिफाई करें ना, लाइक हाईएस्ट। राज साहब, आप वो पॉइंट छोड़ गए जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि आप छोड़ दें ऑडियो वीडियोस को, आप छोड़ दीजिए एक लम्हे के लिए, और वहां पे अदालत से रिक्वेस्ट की जाए कि ये एक गवाह के। सिद्दीकी साहब मैं आती हूँ आपके, ठीक है जी सिद्दीकी साहब, आप अपना पॉइंट बोलिए, मैं जरा फिर मुजम्मिल से लास्ट कमेंट मैं राज साहब से ये कह रहा था कि वीडियोस का, ऑडियोस का, इस मामले को छोड़ दीजिए। वो जो जज अरशद मलिक का एफिडेविट है, क्या वो उसकी कोई हैसियत है कि नहीं है? वही एफिडेविट जिसके ऊपर बैरिस्टर फरोग नसीम और शहजाद अकबर मिर्जा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आमिर फारूक साहब के पास वो एफिडेविट ऑफ फैक्ट जो है वो उनका पड़ा हुआ है। वो क्या वो कोई एविडेंस नहीं है? मैं छोड़ दीजिए, वो तो नहीं आए जी, लेकिन इस पे आप क्या करेंगे? सर आप तो कानून बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अदालत एविडेंस नहीं लाती, जिस पे एक्यूज्ड होता है वो अपने डिफेंस में एविडेंस लाता है। फॉर गॉड से, अब तो आपको इतना अरसा हो गया है सुप्रीम कोर्ट में बीच करते हुए, आपको ये बेसिक चीज तो पता होगी कि डिफेंस में आपका इख्तियार है कि गवाह लाएं, अदालतें गवाह नहीं बुलाती। तो ये वो वजह है कि इनको चाहिए कि ये तमाम फलंदा उठाएं। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि हमने देखा है कि जनाब अदालतों के अंदर जो है वो जहाँ किसी चीज का जिक्र नहीं होता वहां पे जेटी भी बन जाती है, और जेटी बनाने का इख्तियार भी सारा कुछ सबके पास है, और वो जेटी कैसे बनती है ये भी मुझे पता है। और आप अब राजस्थान में सिर्फ बात ये है कि ये उसका अपना दिया हुआ वो अब अरशद मलिक तो मर गया है, अरशद मलिक साहब की तो इंतकाल हो गया। ठीक है राजेश साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन उनका एक एफिडेविट तो है ना, उसकी बुनियाद पे कुछ तो करें ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अदालत कुछ करे, राजेश साहब कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल केस है जिससे डिफेंस अपना करना है वो लेके आए ये सारी चीजें। राज साहब, एम आई राइट? यस, यू आर 100% राइट, एंड दैट इज द रीजन कि कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जनाब आप अपने डिफेंस में ये ले जाएं, और अगर ये जेन्युइन हुई तो बिलीव मी। लेकिन राजेश साहब, ऑन द अदर हैंड अदालत के पास ये डिस्क्रिप्शन तो है ना कि वो सोमोटो ले, बहुत सारे इश्यूज पे वो लेते हैं। व्हाई कांट दे टेक अ सोमोटो ऑन दिस? दे डोंट मिसगाइड, और जो झूठ बोल रहे हैं उनको सजा दें। कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो मुल्जिम के लिए गवाह लेके आए। ये मुल्जिम और उसकी लीगल टीम का पर्सन।
अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये अभी भी एक केस के तौर पे होगा। सर वर्दी साहब सॉरी, आपका टाइम बहुत बीच में निकल गया, लेकिन एक लास्ट कमेंट आपसे मुझे चाहिए। आपको क्या लगता है? जो बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं राजा साहब, पहले तो अदालत फ्री एंड फेयर होनी चाहिए ना, और उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और अगर एविडेंस ये आ रहा हो कि अदालत फ्री एंड फेयर नहीं है और उसके ऊपर दबाव है और स्क्रिप्टेड है, तो फिर क्या किया जाए? मेरा मतलब है उसका भी कोई हल बता दें कि अगर सारा मुकदमा ही ये है कि स्क्रिप्टेड है अदालत और फ्री एंड फेयर नहीं हुआ ट्रायल, और जो उसके बाद क्या कर लिया जाए उस अदालत का, चाहे वो भुट्टो की अदालत हो चाहे नवाज शरीफ की अदालत हो, राजा उसका साहब क्या कर लिया जाए? एक जुमले में जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत थोड़ा रह गया मेरे पास जी। यही है कि उस वक्त भी मलिक कयूम की जब ऑडियो आई अदालत में, तो अदालत ने बीबी और आसिफ जरदारी को सजा खत्म की। अब भी बेस्ट थिंग इज अदालत में जमा कराएं, ये साकिब निसार की वीडियो ऑडियो है, ये फलाने की है, ये उसकी है, ये सी की है, और लेट द कोर्ट डिसाइड इट। ठीक है, राजा साहब ये रिकमेंड करते हैं कि नून लीग जो है वो इन चीजों को अपने डिफेंस में लेके जाए, वही बात जो इस वक्त हुकूमती जमात साहब आप समझते हैं कि अगर मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान हल्फी के बुनियाद के ऊपर दरखास्त है, उसमें अदालत जनरल फैज को तलब कर सकती है? अदालत अगर ये दरखास्त देते हैं, जनाब आपको एक चीज ज़हन में रखनी होगी कि अदालत में जब क्रिमिनल अपील चलती है वो किसी प्रोसीजर के तहत चलती है, विटनेसेस नीचे गुजर चुके होते हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये बहुत अहम गवाह है तो उनके लॉयर को यकीनी तौर पे ये आर्गुमेंट्स करने चाहिए। इरफान कादिर साहब को चाहिए, लेकिन उन्होंने गालिबन कुछ और कहा था इसी मामले पे। ठीक है जी, राजा साहब बहुत शुक्रिया, आमिर अब्बास साहब, क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मुज़म्मिल सरवर्दी साहब जी। लास्ट में थोड़ा सा ये टेक्निकलिटी की तरफ हम ज़्यादा चले गए। बहरहाल जो भी सूरत हाल नज़र आती है, एक कानूनी राय ये है कि मरीम नवाज साहिबा को अपने डिफेंस में ही सारे सबूत लेके जाने चाहिए। दूसरी तरफ जो नून लीग डिमांड करती है, हमारे दो माहिरीन ये भी कह रहे थे कि अदालत के ऊपर जब हरफ आता है और अदालत की क्रेडिबिलिटी एक इदारे के तौर पे जब मुतासर हुई और उस पर सवालात उठे, तो वहाँ पे कोई ना कोई कार्रवाई अदालती जो फॉरम्स हैं वहाँ पर भी होनी चाहिए, उनको भी कंफर्म करना चाहिए और इस सारी सूरत हाल की वजाहत होनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल सारी चीज़ों को एक साइड पर रखते हुए ये ज़रूरी है कि अवाम का एतबार इस अदालती निज़ाम पर बहाल रहे, वरना ये एतबार भी अगर कम हो जाएगा तो फिर किसी भी इदारे के ऊपर जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा सवाल निशान बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।